नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक है मास स्पेक्ट्रोग्राफ। दिस इज वेरी सिंपल। इट इज अ डिवाइस दैट विच सेपरेट्स एंड डिटर्मिन्स द मैसेज ऑफ आइसोटॉप्स। क्या चीज करता है ये? डिटर्मिन करता है मैसेज ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। अब ये एमसीक्यू में आपको पूछा जा सकता है कि मास स्पेक्ट्रोग्राफ जो है वो किन प्रॉपर्टीज की बेस पे जो है आइसोटॉप्स की सेपरेशन करता है या उनके मैसेज डिटर्मिन करता है। तो हमारे पास वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? फिजिकल, क्योंकि आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं। तो इसका मतलब है फिर मास स्पेक्ट्रोग्राफ जो है जिस बेस पे सेपरेशन करेगा या मैसेज की डिटर्मिनेशन करेगा वो क्या होंगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी याद रखिएगा, मास स्पेक्ट्रोग्राफ हमारे पास सेपरेशन भी कर रहा होता है और साथ ही साथ में हमें क्या प्रोवाइड कर सकता है? मैसेज ऑफ द आइसोटॉप्स भी प्रोवाइड कर सकता है। और तीसरी चीज यहाँ पे जो हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस होती है आइसोटॉप्स की, मास स्पेक्ट्रोग्राफ वो भी हमें बताता है। नेक्स्ट पॉइंट है मास स्पेक्ट्रोग्राफ के बारे में। दिस डिवाइस यूजेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिस इज अनदर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स द काइनेटिक एनर्जी टू आयोनाइज्ड वेपर। दिस इज अनदर इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यू। हमारे पास जो आइसोटॉप्स हम यूज करते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ में वो आयोनाइज्ड वेपर्स की फॉर्म में होते हैं और वो वेपर्स जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड से काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे। कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे? दैट विल बी बाय डेफिनेशन हाफ mv², और इसको हम लिखेंगे ve के बराबर, वेयर v क्या है? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। दिस पोटेंशियल डिफरेंस से हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे? आइसोटॉप्स को आयोनाइज्ड फॉर्म में एक्सेलरेट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया होता है परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, तो उस परपेंडिकुलर जब हम अप्लाई करेंगे मैग्नेटिक फील्ड तो उसकी वजह से क्या होगा? बाय दिस फॉर्मूला हमारे पास चार्जेस के ऊपर फोर्स लगेगी, आइंस के ऊपर फोर्स लगेगी। आइंस के ऊपर जब फोर्स लगेगी तो मैग्नेटिक फोर्स, चूंकि थीटा की वैल्यू हमारे पास वेलोसिटी और बी के दरमियान 90 है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगी? चार्ज पार्टिकल के पाथ को सर्कुलर पाथ में बेंड करने की कोशिश करेगी। तो हमारे पास यहाँ पे अगर पिक्चर में देखा जाए तो इस डायग्राम के अंदर आइसोटॉप्स जो है वो यहाँ से बेंड होके इस डिटेक्टर के ऊपर डिफरेंट जगह पे जाके हिट कर रहे हैं। अब हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला आता है वो क्या है? इट इज मास इज इक्वल्स टू E इंटू आर स्क्वेयर ओवर 2v इंटू बी स्क्वेयर। E क्या होगा यहाँ पे? उस आयोनाइज्ड जो वेपर है उसका हमारे पास चार्ज होगा। R विल बी द रेडियस ऑफ द कर्व्ड पाथ, V कैपिटल इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड B इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। दिस रिलेशन शोज दैट के mass will be directly proportional to square of the radius। जो आइसोटॉप ज्यादा मैसिव होगा उसका जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस ज्यादा होगा एंड वाइस वर्सा। ये हमारे पास रिलेशन हम E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन की जब डिटर्मिनेशन करते हैं तो वहां पे भी ये रिलेशन हमारे पास आता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मास डिफेक्ट की अगर बात की जाए तो मास डिफेक्ट क्या है? इट इज the rest mass of a nucleus is always less than the sum of the masses of the neutrons and protons। अब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के मैसेज का जो सम होगा इसको हम नाम दिया करेंगे इट इज कैलकुलेटेड मैस। तो कहता है हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल द रेस्ट मैस ऑफ अ न्यूक्लियस, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल मैस का नाम भी देंगे, तो एक्सपेरिमेंटल मैस जो है वो हमारे पास न्यूक्लियस का कम होता है एज कंपेयर टू द कैलकुलेटेड मैस। इस मैस के डिफरेंस को हम नाम देते हैं मैस डिफेक्ट। इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं डेल्टा m इज इक्वल्स टू दिस थिंग इज व्हाट? दिस थिंग इज द कैलकुलेटेड मैस ऑफ द न्यूक्लियस माइनस दिस थिंग इज व्हाट? दिस इज द एक्सपेरिमेंटल मैस ऑफ द न्यूक्लियस। तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, हमारे पास जो भी फर्क आएगा दैट विल बी मैस डिफेक्ट। नेक्स्ट अगर बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन की बात की जाए तो कहता है व्हेन द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ न्यूक्लियस, अ स्मॉल पार्ट ऑफ देयर मास इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दिस एनर्जी जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में वेस्ट हो जाती है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। जैसा कि नाम ही काफी है, बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो न्यूक्लियस को बाइंड करने में यूज होगी। अब न्यूक्लियस को बाइंड करने में कहाँ एनर्जी यूज हो रही होती है? हमारे पास जो न्यूक्लियस के अंदर
न्यूक्लियॉन्स हैं लाइक प्रोटॉन्स की अगर बात की जाए सिंपलेस्ट वे में, तो प्रोटॉन्स के दरमियान आपस में रिपल्जन की फोर्स एग्जिस्ट करती है, तो उसको ओवरकम करने के लिए उसके अलावा अगर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, जनरली न्यूक्लियॉन्स की बात की जाए तो न्यूक्लियॉन्स के दरमियान और भी फंडामेंटल फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। बहरहाल सिंपलेस्ट वे में अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर प्रोटॉन्स की ही बात कर ली जाए तो प्रोटॉन्स की रिपल्शन को ओवरकम करके सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स को एक पैकेट में बंद करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम नाम देते हैं बाइंडिंग एनर्जी। इसको हम डिफरेंट वे में यूं भी कह सकते हैं, व्हेन अ न्यूक्लियस इज टू बी ब्रोकन अप, अगर न्यूक्लियस को तोड़ना है तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हमें सप्लाई करना पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। मैथमेटिकली वी कैन राइट बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एम। डेल्टा एम यहाँ पे क्या होगा, वही वाला मैथ डिफेक्ट होगा जो यहाँ पे हम डिस्कस करके आए, इंटू सी स्क्वेयर, ये वही आइंस्टाइन इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर वाली इक्वेशन है, एनर्जी एंड मास आर इंटरकन्वर्टेबल एंटिटीज वाली। डेल्टा एम को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं उसी तरह से हमारे पास जो ऊपर हमने फॉर्मूला डिस्कस किया इंटू सी स्क्वेयर, तो मैथमेटिकली हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी इस वाले फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वन मोर फॉर्मूला जो बाइंडिंग एनर्जी का हमारे पास शॉर्टकट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, अगर हमें प्रोवाइड कर दिया जाए मास डिफेक्ट की वैल्यू और मास डिफेक्ट की वैल्यू हमें प्रोवाइड की जाए इन एटॉमिक मास यूनिट, किस यूनिट में हमें प्रोवाइड की जाए, एटॉमिक मास यूनिट में अगर हमें मास डिफेक्ट की वैल्यू दे दी जाए और हमसे पूछा जाए कि उसके करस्पॉन्डिंग बताएं एटॉमिक मास यूनिट, और हमसे पूछा जाए कि उस डेल्टा एम के करस्पॉन्डिंग आप बताएं उस न्यूक्लियस को बाइंड करने के लिए एनर्जी की वैल्यू क्या है, जबकि एनर्जी के यूनिट्स तो यहाँ पे आएंगे इस वाले रिलेशन से, वो होंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सिंपली हम डेल्टा एम को मल्टीप्लाई कर देंगे 931 से। फॉर एग्जांपल अगर डेल्टा एम की वैल्यू कह देता है हमें 1 एटॉमिक मास यूनिट है, तो सिंपली हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे जब इसकी जगह 1 पुट करेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 931 विल बी इक्वल्स टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के रिलेशन की, तो अगर इस वाले ग्राफ से एनालाइज किया जाए, दिस इज अ ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और वर्सेस हमारे पास है न्यूक्लियॉन नंबर। अब हमने न्यूक्लियॉन नंबर इसको कह लें, इसको मास नंबर कह लें, इसको एटॉमिक मास नंबर कह लें, ये सारी चीजें जो है वो सेम ही हैं। तो हम ग्राफ में अगर एनालाइज करें तो ग्राफ में जो है वो डिस्कशन से पहले जनरली याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होती है ये डिटरमिन करती है किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को। जितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो ज्यादा होगी उतनी ही न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। रिमेंबर यहाँ पे हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो स्टेबिलिटी डिटरमिन करती है, बाइंडिंग एनर्जी की बात नहीं कर रहा, इट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी अगर टोटल की बात की जाए तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी जो है उसको डिटरमिन नहीं करती। एग्जैक्टली स्पीकिंग, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो स्टेबिलिटी को डिटरमिन करती है। अब अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को इस ग्राफ से एनालाइज किया जाए तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का रिलेशन एटॉमिक मास के साथ डायरेक्ट है। कब तक? अप टू आयरन। आयरन पे जाके हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाती है पर न्यूक्लियॉन, और उसकी वैल्यू भी हम याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आफ्टर आयरन, आयरन के बाद वाले जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनके लिए अगर बात की जाए तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का रिलेशन एटॉमिक मास के साथ इनवर्स है। ये भी आप याद रखेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी का ए के साथ रिलेशन पर न्यूक्लियॉन, ए के साथ रिलेशन डायरेक्ट अप टू आयरन, आयरन पे मैक्सिमम, और आफ्टर आयरन क्या है, एनर्जी की वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है ए के। अब अगर इस वाले ग्राफ से रिलेटेड चंद एक एक्सेप्शंस की बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन, इनके लिए अगर देखा जाए तो ये स्मूथ कर्व के ऊपर मौजूद नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर देखें तो हीलियम जो है यहाँ पे ग्राफ में एक स्पाइक बना रहा है, सिमिलरली ऑक्सीजन के करस्पॉन्डिंग भी एक स्पाइक मौजूद है, और सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे कार्बन के करस्पॉन्डिंग भी ग्राफ में एक स्पाइक मौजूद है। स्पाइक के करस्पॉन्डिंग हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इनकी जो विसिनिटी के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी निस्बत।
तो इसका मतलब ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स जो हैं ये अपने नेबरहुड वाले एलिमेंट्स की निस्बत मोर स्टेबल हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए, ये एक्सेप्शन नहीं है ये वाला पॉइंट, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। कहता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है, अगर यूरेनियम के लिए बात की जाए तो हमारे पास 7.6 है। अगर हम बात करें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर द प्रोटियम आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, ये किस आइसोटॉप के लिए है? प्रोटियम आइसोटॉप। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा प्रोटियम आइसोटॉप पीरियोडिक टेबल में वो इकलौता आइसोटॉप है जिसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी 0 होती है और हमारे पास मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन भी 0 होता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए बाइंडिंग एनर्जी टोटल, बटे में ए नहीं है तो इसका मतलब है ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी है। और किसके लिए बात कर रहे हैं? ड्यूट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं। इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है टोटल इतनी होती है। अगर पर न्यूक्लियन एनालाइज करें तो पर न्यूक्लियन में क्या करेंगे? 2.23 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। ये भी इंफॉर्मेशन याद रखेंगे, सिंपल एमसीक्यू है। सिमिलरली हीलियम के लिए टोटल बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एनालाइज की जा सकती है। अब यहां पे स्टूडेंट्स वही वाली बात मैं दोबारा कहूंगा, अगर हम यहां पे बात करें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यूरेनियम की, तो यूरेनियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो कितनी है? इट इज 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आयरन के लिए बात की जाए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो हमारे पास आयरन के लिए कितनी आती है? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोनों में एनर्जी किसकी ज्यादा है? पर न्यूक्लियन, दैट इज फॉर आयरन। यही वजह है कि हम आयरन के बारे में स्टेटमेंट देते हैं कि आयरन इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट। लेकिन अगर हम बात करें टोटल बाइंडिंग एनर्जी की, तो देखें टोटल बाइंडिंग एनर्जी अगर मैं यूरेनियम की कैलकुलेट करना चाहूं तो बाइंडिंग एनर्जी फॉर यूरेनियम बराबर आएगा यूरेनियम का एटॉमिक मास, ये वाला ए दूसरी साइड पे चला जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 7.6 जो कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। अब अगर ए की वैल्यू मैं पुट करूं तो 238 ए की वैल्यू आ गई, multiplied by 7.6, this will be a very large number as compared to total binding energy। जब मैं आयरन के लिए बात करूंगा तो बाइंडिंग एनर्जी आएगी, आयरन का जो मास नंबर है वो 76 यहां पे है, डिफरेंट आइसोटॉप का डिफरेंट हो सकता है, सॉरी 76 नहीं 56, डिफरेंट आइसोटॉप्स का डिफरेंट हो सकता है। आयरन के 58 वाला भी आइसोटॉप मोस्ट प्रोबेबली मौजूद है। बहरहाल अगर 56 ही हम पुट करें तो जब बाइंडिंग एनर्जी को 8.8 पर न्यूक्लियन वाली बाइंडिंग एनर्जी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर जो है ये क्या आएगा? कम आएगा एज कंपेयर टू यूरेनियम। मतलब कहने का हमारे पास टोटल बाइंडिंग एनर्जी आयरन की जो है वो यूरेनियम से क्या है? कम होती है। अब अगर हम टोटल बाइंडिंग एनर्जी को क्राइटेरिया बनाते इस चीज का कि टोटल बाइंडिंग एनर्जी जो है वो डिटरमिन करती है स्टेबिलिटी, तो उसके करस्पॉन्डिंग फिर आंसर क्या आना था? यूरेनियम आना था। लेकिन हमारी बुक में मेंशन किया गया है कि आयरन जो है वो ज्यादा स्टेबल है, तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया बाइंडिंग एनर्जी टोटल नहीं है, स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है? इट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो ये हमारे पास जो है ये हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन याद रखेंगे।